हेलो 10th क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे तंतारा वामेरो कथा, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक लोक कथा है। लोक कथा यानी वहाँ के जो लोगों में प्रचलित है ये कथा। कहानी है ये लव स्टोरी, सच्चे प्रेम त्याग की और कुछ सामाजिक परंपरा उस पर आधारित कहानी है, जिसमें तातारा एक कैरेक्टर है जो बहादुर है बहुत और बहुत सरल स्वभाव का है, और वामिरो एक सुंदर और समझदार युवती है। तो दोनों के बीच की एक प्रेम कथा है जो नहीं मिल पाते, क्योंकि समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां हैं, कुछ ऐसी रूढ़ियां हैं कि दो अलग गांव के लोग शादी नहीं कर सकते हैं, तो जिस वजह से ये आपस में नहीं मिल पाते। इसी पर आधारित ये कहानी है, तो इसको हम पढ़ेंगे आज और इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ हो जाती है। मतलब जो अंडमान निकोबार है वो छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, मतलब छोटे छोटे द्वीप है उसमें। तो जहाँ पर पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है लिटिल अंडमान, और जहाँ पर ये खत्म होता है वहां से शुरू होता है निकोबार द्वीप समूह, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति का केंद्र है। मतलब वहां पे कौन रहते हैं? निकोबारी जनजाति। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार। अब जहां से निकोबार द्वीप समूह शुरू हुआ है वहां पर जो पहला द्वीप है उसका नाम है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इसके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। मतलब वहाँ के जो लोग, तो उसके पीछे कहानी देखो क्या है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते थे, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा पहुंच जाता। मतलब बिल्कुल हीरो वाली पर्सनैलिटी, जो हर किसी की मदद करता है, हर किसी के लिए तैयार रहता है, और जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे उसको बहुत सम्मान करते थे, उससे बहुत प्यार करते थे। दूसरे गाँव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। मतलब अपने गाँव में तो पॉपुलर था ही, इसके अलावा दूसरे गाँव के लोग भी उसे इतना पसंद करते थे कि अगर कोई पर्व या कोई त्योहार है तो उसे आमंत्रित इनवाइट करते थे। व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस पहने रहता हमेशा, और अपने कमर में एक लकड़ी की तलवार हमेशा बांधे रहता। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति है। मतलब लोगों का ऐसा मानना था कि भले वो तलवार जो है वो लकड़ी की है, लेकिन उसमें दैवीय शक्ति है, कुछ ना कोई शक्ति है भगवान की दी हुई। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता। ना तो अपने से कभी दूर करता, लेकिन कभी दूसरों के सामने उसका यूज भी नहीं किया। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ उनके ऐसे कारनामे पॉपुलर थे लोगों के बीच, कि लोग मानते थे कि इस तलवार में कुछ ना कुछ अद्भुत शक्तियां हैं। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। मतलब सूरज डूब रहा था, समुद्र की ठंडी बयारें आ रही थी समुद्र से, यानी समुद्र की तरफ से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। पक्षियों की सायकालीन चहचहाट शनैः शनैः क्षीण होने को थी। मतलब धीरे धीरे चिड़िया की जो चहचहाट है वो भी कम होती जा रही थी। उसका मन शांत था। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। मतलब वो सनसेट देखने लगा आराम से बैठ के समुद्र की रेत रेत पर। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई देता है। कहीं से उसे गुनगुनाने की आवाज आती है। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। अब बीच बीच में उसको
गुनगुनाने की भी आवाज़ आती और बीच-बीच में लहरों की भी आवाज़ आती। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। मतलब इतना मधुर था वो गायन, इतना प्रभावशाली था कि वो अपनी सुध-बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। मतलब जो वो लॉस्ट फ़ील हो रहा था, उस गाने में खोए जा रहा था, वो कैसे टूटा? ऐसे एकदम से लहर आई और उसकी वज़ह से उसकी जो तंद्रा है वो भंग हो गई। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। मतलब चैतन्य, मतलब जैसे ही वो होश में आया, जैसे उसकी वो जो लॉस्ट हो रखा था गाने में, वो जैसे ही अलर्ट हुआ, वो कहाँ गया? वो उस तरफ जाने लगा जहाँ से उसको गाने की आवाज़ आ रही थी। वह विकल यानी व्याकुल, व्याकुलता से उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र के देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। वह एक श्रृंगार गीत था। तो एक युवती पे नज़र पड़ती है जो बहुत सुंदर गाना गा रही थी। और कौन-सा गाना? श्रृंगार गीत। श्रृंगार गीत क्या होता है? प्यार से रिलेटेड कोई सॉन्ग, ठीक है? श्रृंगार रस होता है वहाँ पे जहाँ पे प्यार की बातें होती हैं। उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा है। एकाएक एक ऊँची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। एकदम से एक वेव आती है जो उसे भिगा देती है, जिसकी वज़ह से वो गाना हड़बड़ाहट में भूल जाती है। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनाई दी। इससे पहले कि वो नॉर्मल होती, उसको एक आवाज़ सुनाई दी थी कि तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रतापूर्वक पूछा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई, मतलब चकित हो गई थोड़ा। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। मतलब उसको एक अच्छी भावना, एक अच्छी फीलिंग आई, लेकिन उसने अपने आप को संयमित किया और उसने बेरुखी से जवाब दिया कि पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण, मतलब ये सवाल तुम क्यों पूछ रहे हो मुझसे? असंगत यानी इस सवाल का कोई सेंस नहीं बनता। आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? अपने गाँव के अलावा किसी और गाँव के युवक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। मतलब तुम मेरे गाँव के नहीं हो और मैं इसका जवाब देने के लिए तुम्हें बाध्य नहीं हूँ। यह तुम भी जानते हो। ततारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः प्रश्न दोहराया। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ, युवती ने कहा। अब जो ततारा है वो इतना लॉस्ट है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि वामिरो क्या बोल रही है। उसने बस यही रिपीट किया कि तुमने गाना क्यों छोड़ दिया? तुम अपना गाना कंप्लीट करो। फिर युवती ने जवाब दिया कि ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गाँव में तुम्हें कभी नहीं देखा। ततारा मानो सम्मोहित था, अट्रैक्ट हो रखा था उसकी तरफ, सम्मोहित हो रखा था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुँच ना सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। अब युवती झुंझला उठी, यानी कि इरिटेट हो गई कि मैं कुछ पूछ रही हूँ, ये सामने से बार-बार एक ही जवाब माँगे जा रहा है। वह कुछ सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा। अब उसने थोड़ी वॉल्यूम अपनी रेज़ करी और एकदम कड़े स्वर में कहा, "ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गाँव का नियम नहीं मालूम?" इतना बोलकर वह जाने के लिए तेज़ी से मुड़ी। ततारा ने मानो कुछ हो ततारा को मानो कुछ होश आया। अब उसे रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ इतनी देर से, मैं इसको परेशान कर रहा हूँ, बस एक ही सवाल पूछे जा रहा हूँ। उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ़ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूँगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आँखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी, मतलब बहुत रिस्पेक्टफुली उससे उसका नाम पूछना चाह रहा था वो। वाह एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पहुँची। वाह 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 कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? तांतारा ने याचना भरे स्वर में कहा। याचना भरे यानी वो चाह रहा था रिक्वेस्टफुली पूछा कि तुम कल भी आओगी ना यहाँ पे?
तो वामिरो जवाब देती है, नहीं शायद, कभी नहीं। वामिरो ने अन्यमनस्कतापूर्ण पूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे तातारा के वाक्य गूंज रहे थे। लपाती, जहाँ से वामिरो बिलोंग करती है, इसके गाँव का नाम। अब वामिरो मेरा नाम जैसे वो अपने गाँव की तरफ दौड़ने लगी, पीछे से उसको आवाज़ सुनाई देती है, वामिरो मेरा नाम तारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूँगा, तुम्हारी बाट जोहूँगा, मतलब तुम ज़रूर आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। अब उस टाइम पे व्हाट्सएप तो चलता नहीं था कि व्हाट्सएप करके बुला ले कि मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। ठीक है, तो इन्होंने जाते हुए बोला कि मैं इसी चट्टान के पास तुम्हारा वेट करूँगा, तुम आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। तातारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट मतलब वो भी नहीं चाहती थी कि उसके दिमाग से ये थॉट जाए। किसका थॉट? ततारा का थॉट। एक झ झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। मतलब उसने कोशिश करी कि मैं अपना मन डाइवर्ट करूँ, किसी और चीज़ में लगाऊँ। बार-बार ततारा की याचना भरा चेहरा उसकी आँखों में तैर जाता। मतलब ततारा उसको बार-बार दिखाई दे रहा था। उसने ततारा से के बारे में कई कहानियाँ सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी। एक तो जो ततारा है वो ऑलरेडी बहुत फेमस है अपने गाँव में और दूसरे गाँव में भी। ठीक है? तो इसने भी उसके बारे में वामिरो ने भी बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी थी, तो इसका अट्रैक्शन पहले से ही था उसकी तरफ। लेकिन जब उसने देखा, तो जो इसकी पर्सनैलिटी थी, इसका जो नेचर था, शांत, सभ्य, भोला, ये इसको बहुत अच्छा लगा और ये वही नेचर था जो वो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी। किंतु एक दूसरे गाँव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध है। अब परंपरा क्या बोल रही थी कि दूसरे गाँव में शादी नहीं हो सकती, तो अगर शादी नहीं हो सकती तो प्रेम का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, मतलब उसने सोचा कि इसको भूल जाऊँ वो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। किंतु यह असंभव जान पड़ा, मतलब ये इम्पॉसिबल सा लगा कि वो उसको भूल पाएगी। तातारा बार-बार उसकी आँखों के सामने सामने था। निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे, मतलब दोनों बेचैन थे। किसी तरह आचर रहित आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। तातारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुँच गया। यानी दिन उनको इतना बड़ा लगा, पूरी रात कटी, फिर दिन कटा, पूरा वेट किया उसने और टाइम से पहले ही वो चट्टान के पास पहुँच गया। वामिरो की प्रतीक्षा में एक-एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी कि वो आएगी या नहीं आएगी। अगर वामिरो नहीं आई तो? वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस थी एक किरण की जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों के की तरह कभी भी डूब सकती थी। मतलब वेट कर रहा है इस आस में कि वामिरो आएगी। वह बार-बार लपाती के रास्ते पर नज़र दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटे से उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सचमुच वह वामिरो थी, मतलब वामिरो आ गई, जिसका वेट वो इतनी देर से कर रहा था। लगा जैसे वह घबराहट में था घब घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच-बीच में इधर-उधर दृष्टि दौड़ाना ना भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई तातारा के सामने आकर ठिठक गई, यानी रुक गई। दोनों शब्दहीन थे, दोनों के पास बात करने के लिए कुछ नहीं था। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे, मतलब दोनों ने एक-दूसरे से कोई बात नहीं कही, बस एक-दूसरे को देखते हुए बहुत देर तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया। अब सूरज भी डूब चुका है। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई, यानी अलर्ट हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। तातारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। दोनों रोज उसी जगह पर पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते, मतलब बिना पलक झपकाए एक दूसरे को देखते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। मतलब
एक समर्पण की फीलिंग थी जो दोनों के अंदर गहरी होती जा रही थी। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया था। अब अगर कोई रोज़-रोज़ मिल रहा है एक ही जगह पे, तो वहाँ पे कुछ युवक थे, उन्होंने मूक प्रेम यानी बोल नहीं रहे हैं, वो बता नहीं रहे हैं किसी को, आपस में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में जो प्रेम है, वो दिख रहा है, तो वो भाँप लिया और खबर हवा हवा की तरह बह उठी। वामेरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव ना था। रीति अनुसार दोनों का एक ही गाँव का होना आवश्यक था। परंपरा के अकॉर्डिंग क्या था कि 2 अगर एक ही गाँव के लोग हैं तभी शादी हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। वामिरो और ततारा को समझाने-बुझाने के कई प्रयास हुए किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे, अफवाहें फैलती रही। नियमित यानी रेगुलर रूप से वो मिलते ही रहे और लोग बातें बनाते रहे। कुछ समय बाद पासा गाँव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पासा पाव किसका है? गाँव किसका है? ये है ततारा का गाँव। तो यहाँ पे पशु पर्व का गाँव हुआ, आयोजन हुआ। अब इस पशु पर्व में सारे ही गाँव के लोग आने थे, अलग-अलग गाँव के। पशु पर्व में हष्ट-पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी। मतलब कुछ-कुछ ये गेम्स करते रहते थे एंटरटेनमेंट के लिए। वर्ष में एक बार सभी गाँव के लोग हिस्सा लेते थे। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता था। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे-धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुआ। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक नहीं था, क्योंकि उसको किसका इंतज़ार था? उसको इंतज़ार था वामिरों का। क्योंकि हर गाँव से लोग आ रहे हैं, तो वामिरों के गाँव से भी लोग आएँगे और वामिरो भी आएगी। तो उसकी आँखें व्याकुल थी वामिरो को ढूँढने के लिए। नारियल के झुंड में एक पेड़ के पीछे से उसे कोई झाँकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की, यानी कोशिश की। वह वामिरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी, क्योंकि लोगों को पता था, सभी गाँव में बात फैल चुकी थी, तो वो डर रही थी सामने आने में। उसकी आँखें तरल थी, होंठ काँप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूटकर रोने लगी, क्योंकि मिलना चाहती है, उससे बात करना चाहती है, लेकिन नहीं कर पा रही, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग हैं, फिर बातें बनेगी। तो उसे देखते ही वो रोने लगी। ततारा विहल हुआ, उसने कुछ बोलते नहीं बना। रोने की आवाज़ लगातार ऊँची होती जा रही थी। ततारा किंग कर्तव्य विमूढ़ था। वामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची और दोनों को देखकर आग बबूला हो गई। अब जब इसने इतना ज़्यादा रोना शुरू किया वामिरो ने, तो वामिरो की माँ वहाँ पे पहुँच गई और एकदम गुस्से में आग बबूला, या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। सारे गाँव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा कि मतलब सारे गाँव वाले यहाँ पर हैं और ये रोई जा रही है, तो लोग तो बातें बनाएँगे और लोगों को मसाला मिल जाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई उसकी माँ। इस बीच में गाँव के कुछ लोग भी वहाँ पर पहुँच गए। वामिरो की माँ क्रोध में उफन उठी। मतलब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने ततारा को तरह-तरह से अपमानित किया। गाँव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज़ें उठाने लगे। अब गाँव के लोग जो ततारा को इतना प्यार करते थे, वो भी अब उसके विरोध में बोल रहे थे, जो कि ततारा के लिए असहनीय था। वो सह नहीं पा रहा था कि जो लोग मुझे इतना प्यार करते थे, जिन लोगों के लिए मैंने इतना कुछ किया, वो आज एक इतनी-सी परंपरा के चलते मुझ पे ही क्वेश्चन उठा रहे हैं, मुझसे ही मेरे ही विरोध जा रहे हैं। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहाँ विवाह का निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच, मतलब उसे चिढ़ हो रही थी इस परंपरा पे कि ये कैसा परंपरा है कि जो 2 लोग प्यार करते हैं एक-दूसरे के, उसके खिलाफ है। और अपनी असहायता पे, क्योंकि वो सहायता नहीं कर पा रहा था वामिरो की, खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा था, तो उससे बहुत इरिटेट हो रहा था वो। वामिरो का दुःख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम ना था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। मतलब अब उसे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? तो तलवार का हैंडल है, उसके उस पर जाकर उसका हाथ टिक गया। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रही थी। अब वो मन ही मन कुछ सोच रहा है और उसे गुस्सा आता जा रहा है। लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह ना सूझी, तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया। जब उसे समझ ही नहीं आया कि अब मैं करूँ क्या? उसने एकदम गुस्से से अपना जो तलवार है वो निकाली और उसे ज़मीन में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। ज़मीन में एक बार घोंपा और उसे ताकत से खींचा। अब किसी इंसान को तो मार नहीं सकता, किसको किसको मारेगा? पूरा गाँव उसके खिलाफ है, एक परंपरा चली आ रही है जो गलत है, बट वो कुछ कर नहीं सकता, तो उसने गुस्से में तलवार को ज़मीन में गाड़ दिया और उसे फिर ताकत से खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा, सब घबराए हुए थे।
वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खिंच गई थी वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी। मतलब जो धरती है जहां तक लकीर तांतारा ने खींची थी वहां तक एक पहले तो लकीर आई और फिर वहां से धरती फटने लगी। द्वीप के अंतिम सिरे तक तांतारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसा दृश्य की कल्पना ना की थी। वे सिहर उठे, मतलब लोग डर गए थे। लोगों को पता तो था ही कि इसकी तलवार में कुछ दैवीय शक्ति तो है, पर उसका कभी सामना नहीं हुआ था। और जब ये वाली घटना हुई तो लोग डर गए कि अब क्या होगा। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। मतलब वो चीखती हुई जा रही थी क्योंकि अब दो हिस्से में बंटने लगी थी धरती। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था, द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता। वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप के दो टुकड़े विभक्त हो चुके थे। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामिरो। ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा कि उसकी तरफ का एक द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा। मतलब जो दो हिस्से हुए थे द्वीप समूह के, एक तरफ वामिरो था और वामिरो थी, दूसरी तरफ था ततारा। और जैसे ही ततारा को रियलाइज हुआ कि मैं दूसरी साइड हूँ, उसने एकदम छलांग लगाई ताकि वो दूसरा सिरा थाम ले उस साइड वाले का जहाँ पे वामिरो खड़ी है। किंतु उसकी पकड़ ढीली थी और वो नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह में सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामिरो वामिरो वामिरो। मतलब उसे रियलाइज हो गया था कि अब मैं शायद नहीं बचूंगा और मैं डूबता जा रहा हूँ इस तरफ। उधर वामिरो भी ततारा पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर खड़ा पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। मतलब अब जो ततारा है वो कहाँ गया, जिंदा है या मर गया, किसी को कुछ नहीं पता। इधर वामिरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती ही उसी जगह पर पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। अब जो उसका प्रेमी है, या तो इसे ये भी पता हो जाता कि हाँ मेरे प्रेमी की मृत्यु हो गई है, तो भी एक अलग बात थी। ये हमेशा इसके लिए इंतजार रह गया कि शायद ततारा कभी ना कभी आ जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं चला ततारा जिंदा है, मर गया या क्या हुआ उसका। तो जो वामिरो है वो पागल हो गई और हर हर बार उसी कॉर्नर पर आकर बैठती, घंटों बैठती और वेट करती कि तारा शायद आ जाएगा। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था। परिवार से वह एक तरह से विलग हो गई, यानी अलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग नहीं मिला। तो तारा जो है वो बिल्कुल लॉस्ट हो गया। उसको कोई सुराग नहीं मिला, वो कहाँ है, किस हालत में है। आज ना ततारा है ना वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। मतलब ये दो लोग तो नहीं मिल पाए, ततारा और वामिरो, लेकिन इस घटना की वजह से लोगों ने ये चीज रियलाइज की कि हम कितनी गलत परंपराओं को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से अ, कितने ही लोगों का नुकसान हो सकता है। तो उसके बाद से ये दोनों जो गांव हैं आपस में वैवाहिक संबंध बनाने लगे कि कोई किसी भी गांव का हो, अगर कोई किसी को पसंद करता है तो उससे शादी कर सकता है। तो जो तातारा और वामिरो की जो त्याग में मृत्यु थी, वो शायद इसी सुखद परिवर्तन, यानी एक अच्छा परिवर्तन हुआ, इसी के लिए थी। ठीक है, तो ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है। इसके क्वेश्चन आंसर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। तब तक आप वीडियोस देखते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट एवरीवन।